हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम साइंस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम थ्योरी सेक्शन का भी क्वेश्चन देखेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन का भी देखेंगे। चाहे आपका शिक्षक भर्ती हो, छात्रावास अधीक्षक हो, सीजी टेट हो, सी टेट हो, रेलवे एसएससी, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का यह सेशन। तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे शिक्षक भर्ती में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, आज उन्हीं के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज का यह क्लास होगा हमारा साइंस का पार्ट 3, साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। आप उन सभी वीडियो को जा करके जरूर देखिए ताकि आपका साइंस जो है पूरा टॉपिक वाइज क्लियर हो जाए। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझते चलेगा, हर एक क्वेश्चन को नोट करते चलेगा। देखिए, जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, एम्पियर, बी में दिया है हर्ट्ज, सी में दिया है ओम और डी में दिया है दोस्तों पास्कल। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हर्ट्ज, जिसको हम एच जेड से डिनोट करते हैं। अब देखिए, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है दोस्तों, एम्पियर। तो एम्पियर जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, एम्पियर किसका मात्रक होता है, एम्पियर होता है दोस्तों धारा का मात्रक। एम्पियर होता है धारा का, करंट का मात्रक होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इसमें दिया है ओम। ओम को हम किससे डिनोट करते हैं, ओम को हम ये वाले सिंबल से डिनोट करते हैं। और ओम किसका मात्रक होता है दोस्तों, तो ओम होता है हमारा प्रतिरोध का। ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक, जिसको हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है पास्कल। पास्कल को हम पी से डिनोट करते हैं और पास्कल जो है किसका मात्रक होता है, ये होता है दोस्तों दाब का मात्रक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हर्ट्ज। अब देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, हम सारा चीज़ एक एक करके डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा ये जो क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है जिसमें हम एक क्वेश्चन जो है वो 10 क्वेश्चन के बराबर होगा। ठीक है, अगर आप एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उसी कंसेप्ट से आप 10 क्वेश्चन को बना सकते हो, इसीलिए हर क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझते चलेगा। अब देखिए, इसी में हम एक और पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, एक है लड़का, ठीक है, और एक है कोई लड़की। अब देखिए, जो लड़का है उसका आवाज़ जो है थोड़ा भारी होता है, लड़कों का आवाज़ थोड़ा भारी होता है एज़ कंपेरिजन टू लड़कियों के। ठीक है, लड़कों का आवाज़ थोड़ा सा भारी होता है और लड़कियों का आवाज़ क्या होता है, थोड़ा सा पतला होता है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन आपको पूछ देगा, ऑप्शन में आपको एक लड़का हो, लड़की हो या फिर और कोई से भी कुछ भी दे दिया रहेगा और उसमें पूछेगा कि किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, किसका फ्रीक्वेंसी कम होता है। तो देखिए दोस्तों, जिसका आवाज़ भारी होगा उसका फ्रीक्वेंसी उतना ही कम होगा। ठीक है, जिसका आवाज़ जितना भारी होगा उसका फ्रीक्वेंसी उतना ही कम होगा, जिसका आवाज़ जितना पतला होगा उसका फ्रीक्वेंसी उतना ही ज़्यादा होगा। इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसको आप नोट करके रखिएगा। मतलब आवाज़ जितना पतला होगा फ्रीक्वेंसी उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब लड़कों का आवाज़ अगर भारी होता है तो उसके आवाज़ का फ्रीक्वेंसी कम होता है, लड़कियों का आवाज़ अगर पतला होता है तो उनके आवाज़ का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है। इसको आप बिल्कुल नोट करके रखिएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हर्ट्ज एच जेड। ठीक है, आइए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है। 1.4 मीटर ऊंचाई का एक आदमी अपनी पूरी छवि को 2 मीटर की दूरी पर रखे हुए समतल दर्पण में देखना चाहता है, तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ये हमें पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों, इसमें कौन से दर्पण का बात किया गया है, इसमें समतल दर्पण का बात किया गया है। समतल दर्पण जो हम जनरली घरों में यूज करते हैं। तो किसी को भी अगर समतल दर्पण में अपनी पूरी छवि को देखना हो तो उसको कितना दर्पण चाहिए, कितना लेंथ आप दर्पण चाहिए। तो देखिए, अगर एक इंसान अपनी पूरी छवि को दर्पण में देखना चाहता हो तो उस इंसान को उसके हाइट का आधा क्या हो, उसके हाइट का आधा उसको दर्पण की ज़रूरत पड़ेगी अपनी पूरी बॉडी को, अपने पूरा शरीर को दर्पण में देखने के लिए। ठीक है, इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। अगर आप कोई सा भी वस्तु को दर्पण में पूरा देखना चाहते हो तो आपको
कम से कम उस वस्तु का आधा, उस वस्तु के लंबाई का आधा आपको समतल दर्पण चाहिए, तभी आप उस वस्तु को पूर्ण रूप से दर्पण में देख सकते हो। अब देखिए इसमें क्या दिया है, 1.4 मीटर, 1.4 मीटर ऊंचाई का एक आदमी। अब देखिए आदमी का हाइट कितना दे दिया है दोस्तों, इसका हाइट कितना दे दिया है 1.4 मीटर। अब 1.4 मीटर ऊंचाई का कोई आदमी है, वो अपने आप को, ठीक है, समतल दर्पण में अगर देखना चाहता है, अपने आप को अगर वो समतल दर्पण में देखना चाहता हो, तब की कंडीशन में उसको दर्पण की कितनी न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, तो दर्पण की ऊंचाई उस आदमी का आधा होना चाहिए। मतलब 1.4 का आधा क्या हो जाएगा, तो इसका आधा हो जाएगा दोस्तों 0.7 मीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार से न्यूमेरिकल आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये हमारा मान लीजिए कोई दर्पण है, इस प्रकार से ये दर्पण है। अब देखिए इसका कोई केंद्र है, मान लीजिए इसका ये जो है, इसको हम केंद्र मान लेते हैं सी। अब देखिए सी क्या होता है, दर्पण के कंडीशन में सी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसको बोला जाता है दोस्तों सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए ये जो हमारा कोई सा भी दर्पण है, इसके साइड पे, ठीक है, इसका एक साइड जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है दोस्तों पोल। ठीक है, ये हो गया इसका पोल। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मध्य भाग, मतलब इसका जस्ट आधा क्या क्या कहलाता है, तो इसका आधा कहलाता है दोस्तों एफ। ठीक है, इसका आधा कहलाता है फोकल लेंथ, फोकल दूरी, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी क्या हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी दोस्तों रेडियस, त्रिज्या, ये हो जाएगी त्रिज्या। ठीक है, यही कंसेप्ट हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि दर्पण की फोकस दूरी क्या है, ये हमारा एफ, और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होगा, और ये हमारा ये जो वक्रता त्रिज्या है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध होगा, ये हमें पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका वक्रता त्रिज्या इसकी फोकस दूरी की जस्ट डबल हो जाएगी। ठीक है, मतलब r = 2f। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। इसी प्रकार से हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस मुख्यतः पाए जाते हैं। अब देखिए क्षोभ मंडल में, संताप मंडल में, आयन मंडल में और बाह्य मंडल में। ठीक है, तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो देखिए हम एक एक करके सभी के बारे में पूरा डिस्कस कर लेते हैं। आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल, इन सभी के बारे में हम पूरा एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा आता है क्षोभ मंडल। अब देखिए दोस्तों, क्षोभ मंडल को और क्या बोला जाता है, इसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, इसको बोला जाता है दोस्तों ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, क्षोभ मंडल को और बोला जाता है ट्रोपोस्फेयर। अब देखिए क्षोभ मंडल की दूरी क्या होती है, ये हमारे धरती से 18 किलोमीटर तक की दूरी में होती है क्षोभ मंडल। बिल्कुल ध्यान से समझते चलेगा, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखिए दोस्तों, क्षोभ मंडल में क्या होता है, इसमें होता है दोस्तों हमारा मौसमी घटनाएं। ठीक है, इसमें हमारा जो मौसमी घटनाएं होती है, जैसे बादलों का कड़कना, बारिश होना, ये सारा चीज़ क्षोभ मंडल में ही होता है। उसके बाद देखिए आपको ग्रीन हाउस प्रभाव भी क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा डेंसिटी, सबसे ज़्यादा घनत्व तो आपको क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्षोभ मंडल, जिसको बोला जाता है ट्रोपोस्फेयर। इसकी दूरी कितनी होती है, तो इसकी दूरी होती है दोस्तों 18 किलोमीटर। इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए उसके बाद आता है समताप मंडल, यहाँ पर ये संताप लिखा गया है, ये होगा आपका समताप मंडल। अब देखिए दोस्तों, समताप मंडल को और क्या बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। समताप मंडल को और बोला जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। और ये कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ये होता है दोस्तों 18 किलोमीटर से
ये होता है हमारा 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी तक। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो मैं लिख रहा हूँ 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, ये आपको एकदम एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। ये सारा दूरी जो होता है लगभग होता है। ठीक है, लगभग 18 किलोमीटर ही आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादातर एनसीईआरटी की बुक में 18 किलोमीटर ही देखने को मिलेगा। और आपका सीजी बोर्ड हो गया या फिर और कहीं का बुक हो गया, इसमें आपको ये 15 से 20 किलोमीटर के अंतराल में ऐसे दिया रहेगा। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए दोस्तों, समताप मंडल जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, अब इसकी दूरी कहाँ तक होती है? 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक। अब देखिए इसका जो है खासियत क्या होता है, समताप मंडल नाम से स्पष्ट है समताप। ठीक है, समताप मतलब इसमें क्या होता है दोस्तों, ताप समान होता है। इसमें क्या होता है, ताप समान होता है। इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसमें ताप समान होता है। उसके बाद ये हमारा एरोप्लेन हो गया, हवाई जहाज, ये सारा चीज़ समताप मंडल में ही उड़ता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप बिल्कुल नोट करते चलेगा। अब इसी के साथ साथ एक होता है दोस्तों हमारा ओजोन परत। ओजोन परत भी आपको समताप मंडल में ही मिलेगा। ठीक है, ओजोन परत क्या होता है, समताप मंडल में ही मिलेगा। और ओजोन परत के बारे में आपको पता ही होगा। ओजोन परत क्या करता है, जो सूर्य से आने वाली खतरनाक जो हमारा पराबैंगनी किरणें होती हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, इसको ये ओजोन परत क्या करता है, सोख लेता है और बहुत सारे किरण को ये रिटर्न वापस कर देता है। ठीक है, बहुत सारे को ये सोख लेता है और बहुत सारे को ये वापस कर देता है। ठीक है, इसलिए ओजोन परत बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए ओजोन परत की मोटाई को किससे मापा जाता है? इसकी मोटाई को मापने वाले यंत्र को हम क्या बोलते हैं? सॉरी, यंत्र नहीं होगा, मापने का यूनिट क्या होता है, वो होता है दोस्तों डाप्सन। ठीक है, ये सारा चीज़ एक एक पॉइंट को आप बिल्कुल नोट करते चलिएगा। ये हो गया तो हमारा समताप मंडल। अब देखिए इसके बाद ऑप्शन नंबर सी में आता है आयन मंडल। लेकिन आयन मंडल से पहले एक और आता है दोस्तों मध्य मंडल। मध्य मंडल को हम मेसोस्फीयर कहते हैं। अब देखिए मध्य मंडल जो होता है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मध्य मंडल। अब देखिए मध्य मंडल कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ये होता है दोस्तों आपका 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक। मध्य मंडल होता है आपका 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक। अब देखिए मध्य मंडल में क्या होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा आपको ठंडा यहीं पर देखने को मिलेगा। मतलब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर डाउन मध्य मंडल में ही होता है। यहाँ आपका टेम्परेचर -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका मध्य मंडल। अब मध्य मंडल के बाद हमारा आता है आयन मंडल। ठीक है, जिसको बोला जाता है दोस्तों आयनोस्फीयर। अब देखिए आयन मंडल कहाँ से कहाँ तक होता है, ये होता है आपका 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक। ठीक है, ये होता है दोस्तों आयन मंडल। 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक आपको आयन मंडल देखने को मिलेंगे। अब देखिए दोस्तों आयन मंडल का खासियत क्या होता है, इसी में रेडियो तरंगे जो है परावर्तित होती है। रेडियो तरंगे आपको आयन मंडल से ही परावर्तित होंगी। अब उसके बाद जो सैटेलाइट वगैरह होता है, ये आपको आयन मंडल में ही देखने को मिलेंगे। जो हमारे धरती का जो सैटेलाइट होता है, हमारे अर्थ का, हमारे पृथ्वी का जो सैटेलाइट होता है, वो हमारे पृथ्वी के आयन मंडल में ही आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ दोस्तों आयन मंडल में आपको टेम्परेचर में ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर में आपको आयन मंडल में ही वृद्धि देखने को मिलेगी। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर सबसे कम मध्य मंडल में होता है और टेम्परेचर सबसे ज़्यादा आपको आयन मंडल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आयन मंडल। अब उसके बाद देखिए लास्ट ऑप्शन क्या दिया है, बाह्य मंडल। ठीक है, लास्ट ऑप्शन क्या दिया है दोस्तों, बाह्य मंडल, जिसको हम एक्सोस्फीयर बोलते हैं। अब बाह्य मंडल कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ये आपका 640 किलोमीटर से आप जितना ऊपर तक जा सकते हो। ठीक है, इसको आप चाहो तो इनफाइनाइट भी बोल सकते हो। ये होता है आपका बाह्य मंडल। अब देखिए दोस्तों ये जो बाह्य मंडल होता है, इसी में आपको हाइड्रोजन और ये हीलियम गैस देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो बाह्य मंडल होता है, इसी में आपका ये हाइड्रोजन और हीलियम गैस इसी में प्रेजेंट होता है। तो देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस मुख्यतः पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बाह्य मंडल में। तो यहाँ पर मैंने आपको सारा चीज़ पूरा डिटेल में डिस्कस करके बता दिया। क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल के बारे में, ये कहाँ से कहाँ तक होता है, क्या क्या घटनाएं इसमें होती है, सारा चीज़ मैंने आपको पूरा डिस्कस कर दिया। इसीलिए आप हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है।
अब देखिए दोस्तों, आपने भी कभी भी 10th क्लास में या फिर 12th क्लास में सोलर कुकर के बारे में पढ़ा होगा, सोलर कुकर के बारे में आपने प्रैक्टिकल किया होगा। ठीक है, सोलर कुकर कुछ इस प्रकार से रहता है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको कोई बर्तन देखने को मिलेंगे, अंदर में कोई बर्तन देखने को मिलेंगे। ये जो बर्तन है इसकी सतह को काले रंग का पेंट किया जाता है, क्योंकि काला रंग जो है प्रकाश का सबसे ज़्यादा अवशोषक होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों अवतल दर्पण। अब देखिए अवतल दर्पण का ही प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश जो होता है, ठीक है, ये जो मान लीजिए हमारा ये दर्पण है, अवतल दर्पण, मान लीजिए इस प्रकार से ये कोई दर्पण है। अब इसमें प्रकाश आ रहा है, अब क्या करेगा, प्रकाश को एक जगह एकत्रित करके एक पॉइंट पे फोकस करेगा। ठीक है, एक पॉइंट पे ये फोकस करता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण जस्ट इसका ऑपोजिट करेगा, वो प्रकाश को और ज़्यादा फैला देगा। उत्तल दर्पण मान लीजिए दिया है, अब इधर से कोई ये प्रकाश आ रहा है, इसको ये और ज़्यादा फैला देगा इस रूप में। ठीक है, तो ये उत्तल दर्पण फैला देता है और अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित करके एक पॉइंट पर इसको एकत्रित करके ये फोकस करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम सोलर कुकर में अवतल दर्पण का यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये कुछ इस प्रकार से होता है, इसके अंदर में बर्तन रखे जाते हैं जिसमें आपको जैसे इसी बर्तन में आप जैसे खाना वाना रख सकते हो। अब इसके ऊपर में ये क्या रहेगा दोस्तों, इसके ऊपर में अवतल दर्पण लगा रहेगा। अब यहाँ से देखिए कोई सा भी प्रकाश इसमें आएगा, कोई सा भी प्रकाश इसमें इंटर करेगा। अब ये अवतल दर्पण क्या करेगा, प्रकाश को ये एक पॉइंट पर ये एकत्रित करेगा। ठीक है, मतलब ये जो खाना बनाने का जो पात्र है उसमें एकत्रित करेगा। उससे क्या होगा, ये बर्तन अपने आप गर्म होना चालू हो जाएगा, जिसके तहत इसके अंदर में आपको जो भी खाना है या फिर पानी है वो गर्म होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम सोलर कुकर का यूज खाना बनाने के लिए करते हैं। और इसमें कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है, तो इसमें हम अवतल दर्पण का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य में हाइड्रोजन के साथ साथ और कौन सा गैस पाया जाता है, ये हमें पूछा गया है। देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हीलियम। अब देखिए सूर्य में हाइड्रोजन पाया जाता है, हाइड्रोजन वो शुद्ध रूप से नहीं होता, मतलब सूर्य में जो हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। जैसे कि ये हो गया आपका 1H2, जिसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हमारा 1H3, इसको हम बोलेंगे ट्रिटियम। ठीक है, मतलब ड्यूटेरियम और ट्रिटियम मिल करके ये जो है मिल करके क्या बनेगा, हीलियम बनेगा। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम मिल करके हीलियम बनता है। और ये किस प्रोसेस में बनता है दोस्तों, ये बनता है हमारा संलयन से। ये किस में बनता है, संलयन से। यहाँ से भी आपको कई बार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि सूर्य में जो है प्रकाश किस विधि से उत्पन्न होता है, तो ये नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हाइड्रोजन के समस्थानिक क्या क्या हो जाएंगे, तो हाइड्रोजन के दो समस्थानिक होते हैं, एक होता है ड्यूटेरियम और दूसरा होता है ट्रिटियम। ठीक है, तो इन दोनों को भी आप बिल्कुल याद रखिएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7, 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर फेंकता है, जिस वेग के साथ पत्थर जमीन पर हिट करता है वह वेग क्या होगा, हमें पूछा गया है। यहाँ पर देखिए G हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई टावर है, ये कोई टावर है, इसकी हाइट क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हमें क्या दिया गया है, 20 मीटर। इस टावर का हाइट हमें कितना दिया है दोस्तों, 20 मीटर। अब क्या बोल रहा है कि टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का। अब देखिए टावर के शीर्ष पर कोई लड़का खड़ा है, अब वो लड़का क्या कर रहा है, एक पत्थर फेंकता है। वो यहाँ से एक पत्थर फेंकेगा, वो यहाँ पर से पत्थर फेंकेगा और पत्थर ये ज़मीन पर आके गिरता है। ठीक है, जिस वेग के साथ पत्थर ज़मीन पर हिट करता है वही वेग हमें ज्ञात करना है। मतलब ये किस वेग से ये पत्थर जो है ज़मीन के साथ हिट करेगा, यही वेग को हमें पूछा गया है, यही वेग हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो वेग हमें ज्ञात करना है वो कौन सा वेग हो जाएगा दोस्तों, ये होगा अंतिम वेग। ठीक है, अंतिम वेग, क्योंकि ये ज़मीन पर डायरेक्ट हिट कर रहा है, अंतिम वेग हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन में आपको कहीं भी प्रारंभिक वेग के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है,
लेकिन इसमें प्रारंभिक वेग भी इसमें ऑलरेडी है। अब देखिए प्रारंभिक वेग इसमें क्या हो जाएगा कि ये जो लड़का है, ये जो पत्थर को पकड़ा है, पहले ये अपने हाथ में पत्थर को पकड़ा है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों इसका प्रारंभिक वेग। मतलब प्रारंभिक वेग सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। उसके बाद ये पत्थर को फेंकेगा, ये कुछ वेग पकड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए कितना वेग, अंतिम में कितना वेग पकड़ा, इसी को हमें पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये हमारा ये प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसी के साथ देखिए इसमें g का वैल्यू कितना दिया गया है, g इज इक्वल टू हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। अब देखिए दोस्तों इसमें हमें h की वैल्यू दिया गया है, g की वैल्यू दिया गया है, u की वैल्यू दिया गया है और v की वैल्यू हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो हम v की वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हैं, तो मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था, न्यूटन के गति के तीनों नियम के बारे में पूरा डिटेल में आपको डिस्कस करा दिया था। तो देखिए दोस्तों न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या होता है, ये होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, जहाँ पर v क्या हो जाएगा, अंतिम वेग, u हो जाएगा आपका प्रारंभिक वेग, g हो जाएगा आपका ग्रेविटी, ठीक है, जिसका वैल्यू हमें दिया गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h क्या हो जाएगा दोस्तों, हाइट। तो यहाँ से मैं v की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए v स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर u का वैल्यू कितना हो जाएगा, u इज इक्वल टू 0 है, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। धन 2 के जगह में मैंने लिख दिया 2, गुणित g का वैल्यू हमें कितना दिया गया है 10, गुणित h की वैल्यू हमें कितना दिया गया है दोस्तों 20। अगर इसको मैं गुणा कर देता हूँ तो ये हमारा कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा दोस्तों 20 दूने 40, 40 धम ये कितना हो जाएगा 400। मतलब v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 400, 400। मतलब v की वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, ये वर्गमूल 400, और ये वर्गमूल 400, ये 400 किसका वर्ग होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 20 का वर्ग। मतलब v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर, यही हो जाएगा हमारा अंतिम वेग, यही हमें पूछा गया है। देखिए इसका किस ऑप्शन में दिया है, आपका ऑप्शन नंबर ए में। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। ठीक है, न्यूटन के गति का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, इन सभी को मैंने पूरा डिटेल में डिस्कशन आपको करा दिया है, और इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार के से पूछे जाते हैं ये भी मैं आपको बता दिया है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जा करके जरूर देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव लीवर में कौन सा विटामिन पहले से मौजूद होता है। आपका ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इसके बारे में भी हम पूरा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं, कोई सा भी चीज़ हमें तुक्केबाजी में नहीं पड़ना। अब देखिए दोस्तों जो मानव का लीवर होता है इसमें विटामिन ए पहले से मौजूद होता है। अब देखिए हम जान लेते हैं पहले पूरा विटामिन के बारे में। अब देखिए विटामिन ए को और क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम रेटिनॉल। ठीक है, मैं यहाँ पर देखिए जो चीज़ लिख रहा हूँ और जो चीज़ बोल रहा हूँ इसको भी आप बिल्कुल ध्यान से सुनते चलिएगा, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। अब देखिए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी रोग आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अब देखिए विटामिन ए आपको प्राप्त करने के लिए इसका स्रोत क्या हो जाएगा दोस्तों, विटामिन ए हमें कहाँ से मिलेगा, तो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा गाजर में। ठीक है, विटामिन ए आपको देखने को मिलेगा गाजर में। इसी के साथ साथ पत्तेदार सब्जियां हो गया, दूध हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, इन सभी में आपको विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया विटामिन ए के बारे में। ठीक इसी प्रकार देखिए विटामिन बी, वैसे तो विटामिन बी का B1, B2, B3 इस प्रकार से B12 तक है। तो सभी के बारे में मैं पूरा डिटेल में डिस्कशन किसी और वीडियो में करूंगा। यहाँ पर आप जितना ज़रूरत है उतना ही अभी जानिए। देखिए विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, थायमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम हो जाएगा थायमिन। ठीक है, अब देखिए ये तो होगा विटामिन B1 का रासायनिक नाम। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था विटामिन बी जो है B1 से लेके B12 तक आपको मिलेगा। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, थायमिन। अब देखिए दोस्तों इसका स्रोत क्या हो जाएगा, विटामिन बी हमें कहाँ से मिलेगा, तो ये आपको सबसे ज़्यादा मूंगफली में या फिर पत्तेदार सब्जियाँ। ठीक है, देखिए पत्तेदार सब्जियाँ ऐसी है
ये पत्तेदार सब्जियों में आपको हर प्रकार के विटामिन लगभग मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो विटामिन बी आपको कहाँ कहाँ से मिलेंगे? मूंगफली में, पत्तेदार सब्जियों में, दूध में, ठीक है, दूध में, मांस में, इन सभी में आपको विटामिन बी भरपूर मात्रा में मिल जाएंगे। अब देखिए, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होगा। विटामिन बी की कमी से दोस्तों बेरी रोग होगा। अब देखिए, इसी के साथ जब मैं आपको विटामिन के बारे में पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं और पूरा डिटेल में डिस्कशन कर दूंगा, जैसे कि विटामिन बी3 हो गया, बी4 हो गया, किसकी कमी से बाल पकता है, किसकी कमी से चेहरों में झुर्रियाँ आता है, ये सारा चीज़ मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आज का हमारा ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अभी आप सिर्फ इतना ही जानिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, विटामिन बी12, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विटामिन बी12। अब देखिए, विटामिन बी12 के बारे में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? तो दोस्तों, विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, विटामिन बी12 में कोबाल्ट नाम का खनिज पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलेंगे। अब देखिए, हमारा ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है? विटामिन सी। तो दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो इसका रासायनिक नाम होगा दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड। अब देखिए, इसका स्रोत क्या कौन कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा आपको विटामिन सी कहाँ में, किस में मिलेगा? आंवला में। ठीक है, सबसे ज़्यादा विटामिन सी आपको किस में मिलेगा? आंवला में। आंवला के साथ साथ दोस्तों जो जो खट्टे फल होते हैं उसमें आपको विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ हरी पत्तियों में भी आपको विटामिन सी मिल जाएंगे। अब देखिए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से दोस्तों होता है स्कर्वी रोग। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग क्या होता है दोस्तों? स्कर्वी रोग जो होता है वो उसमें क्या होता है कि मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों में सूजन होता, ये सब लक्षण स्कर्वी रोग का होता है। ठीक है, तो विटामिन सी जो का रासायनिक नाम क्या हो गया? एस्कर्बिक एसिड। ये आपको सबसे ज़्यादा आंवला में या फिर खट्टेदार फलों में मिलेंगे। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। अब इसके बाद देखिए विटामिन डी। इसके बाद हमारा लास्ट क्या आ जाता है? विटामिन डी। लास्ट तो नहीं है, इसके बाद और क्या आएगा? देखिए विटामिन ई और ये विटामिन के, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, विटामिन डी। अब विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो इसका रासायनिक नाम होगा दोस्तों कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल। अब देखिए दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि विटामिन डी का सबसे ज़्यादा स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा स्रोत क्या होगा दोस्तों? सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश के साथ साथ जो मछली का तेल होता है उसमें भी आपको विटामिन डी काफ़ी मात्रा में मिलेंगे। ठीक है, मछली के तेल हो गया, आपको अंडा हो गया, मांस हो गया, इन सभी में विटामिन डी काफ़ी मात्रा में आपको मिल जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ जहाँ तक आपको भी पता नहीं होगा कि लोग क्या बोलते हैं कि विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है, लेकिन एग्जैक्ट रूप से विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से नहीं मिलता। ठीक है, विटामिन डी जो है हमें कोई अन्य खाने पीने की चीज़ों से ही मिलता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, मछली का तेल हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, पत्तेदार सब्जियां हो गया, इन सभी से विटामिन डी हमें मिलता है। लेकिन विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो अपने आप एक्टिव नहीं हो पाता जब तक कि उसको सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता। ठीक है, जब तक कि हमें सूर्य का प्रकाश, सन रेस नहीं मिलेंगे, तब तक कि हमारे बॉडी में जो प्रेजेंट विटामिन डी होता है वो हमारे बॉडी के लिए एक्टिव नहीं होता, हमारे बॉडी के लिए काम नहीं कर पाता। इसीलिए विटामिन डी को एक्टिव करने के लिए हमें सूर्य का प्रकाश बहुत ही ज़रूरी होता है। इसीलिए बोला जाता है कि विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलता है। ठीक है, विटामिन डी पहले से हमारे शरीर में मौजूद होता है। ठीक है, लेकिन ये सूर्य के प्रकाश पड़ते ही विटामिन डी हमारे बॉडी में एक्टिव होना चालू हो जाता है, काम करना चालू कर लेता है। तो ये हो गया विटामिन डी के बारे में। अब देखिए, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से होता है दोस्तों रिकेट्स। इसकी कमी से होता है रिकेट्स नामक रोग। विटामिन डी की कमी से होता है दोस्तों रिकेट्स। अब रिकेट्स क्या होता है? हड्डियों का मुड़ना। ठीक है, रिकेट्स अगर किसी भी व्यक्ति को अगर रिकेट्स रोग हो गया तो उसके हड्डियों में सूजन देखने को मिलेगा, टेढ़ापन देखने को मिलेगा।
तो ये तो हो गया दोस्तों विटामिन डी के बारे में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो मैं लिख रहा हूँ, अगर इसमें से आपको समझ में नहीं आता, अगर मैं इसका PDF दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो अगर वहाँ पर इसको देखने में, इसको पढ़ने में अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमारा अगला क्या होता है, विटामिन ई। अब विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेराल, ठीक है। इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन ई का टोकोफेराल। अब देखिए विटामिन ई का स्रोत क्या हो जाता है दोस्तों, इसका सबसे अच्छा स्रोत होता है सोयाबीन, अंकुरित अनाज और दूध, ठीक है। विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत हो जाएगा दोस्तों सोयाबीन, या फिर अंकुरित अनाज हो गया, या फिर दूध हो गया। ये सारा चीज़ विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। अब देखिए विटामिन ई के कमी से कौन सा रोग होता है, ये सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग देखने को मिलेगा, तो देखिए महिलाओं में बांझपन का रोग देखने को मिलेगा, ठीक है। महिलाओं में बांझपन का रोग देखने को मिलेगा विटामिन ई की कमी से, और पुरुषों में नपुंसकता देखने को मिलेगा, ठीक है, विटामिन ई की कमी से। तो ये हो गया हमारा विटामिन ई के बारे में। अब देखिए उसके बाद हमारा लास्ट क्या आ जाता है दोस्तों, विटामिन के। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, फिलोक्विनोन, ठीक है। इसका रासायनिक नाम होता है दोस्तों फिलोक्विनोन, ठीक है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, फिलोक्विनोन। अब इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है दोस्तों, इसका सबसे अच्छा स्रोत होता है टमाटर, ठीक है। जैसे हमारा टमाटर हो गया, पत्तेदार सब्जियां हो गया, ये सारा चीज़ विटामिन के का बहुत ही अच्छा स्रोत है। अब देखिए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा, तो विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रक्त का थक्का नहीं जमता, ठीक है। रक्त का थक्का नहीं जम पाता। जैसे कि अगर आपको कहीं पर चोट लग गया तो उसके बाद क्या होता है, हमारे बॉडी से अगर कहीं पर भी चोट लग गया तो वहाँ से ब्लड निकलने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद आपने देखा ही होगा ब्लड निकलना अपने आप बंद हो जाता है। जहाँ पर घाव लगा रहता है वहाँ पर रक्त का अपने आप थक्का जम जाता है, एक परत जम जाता है जो कि अंदर के रक्त को बाहर निकलने के लिए रोक देता है, उसी को बोलते हैं रक्त का थक्का जमना। लेकिन जिस भी व्यक्ति में विटामिन के की कमी होगी उसमें रक्त का थक्का नहीं जम पाता। अगर कोई भी व्यक्ति विटामिन के, मतलब किसी भी व्यक्ति में विटामिन के की अगर कमी है और अगर उसको चोट लग जाता है तो उसके बॉडी से लगातार ब्लड निकलते रहेगा, ठीक है, उसमें थक्का नहीं जम पाएगा। तो विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, रक्त का थक्का नहीं जम पाता। तो दोस्तों ये सारा चीज़ हो गया पूरा विटामिन के बारे में। देखिए इसका मैं भी आपको PDF दूंगा हमारे टेलीग्राम में, तो इसको पढ़ने में आपको काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा हूँ थोड़ा ऊपर नीचे करके, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं आपको वीडियो में जैसे बोलते जा रहा हूँ इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया आज का। क्वेश्चन नंबर 9, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, ये हमें पूछा गया है। Na2CO3, NaHCO3, NaCl और CaCO3, ठीक है। तो देखिए दोस्तों एक चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एक होता है दोस्तों वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को और क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है दोस्तों धावन सोडा। इसी को बोला जाता है धावन सोडा, मतलब धोने का सोडा, ठीक है। अब देखिए इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, इसका रासायनिक फार्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा दोस्तों Na2CO3, जैसे कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब देखिए इसी के साथ एक और आता है खाने का सोडा। एक और क्या आता है दोस्तों, खाने का सोडा। अब खाने का सोडा, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो इसका रासायनिक नाम हो जाता है दोस्तों NaHCO3। इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होते हैं बच्चे, ठीक है। तो इन दोनों को बिल्कुल ध्यान से रखिए, ध्यान से समझिएगा। देखिए वॉशिंग सोडा को और क्या बोला जाता है, धावन सोडा। इसका रासायनिक फार्मूला क्या हो जाएगा, Na2CO3, जिसको क्या बोलते हैं हम, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट। ठीक इसी प्रकार एक और आता है खाने का सोडा। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, NaHCO3, जिसको क्या बोला जाएगा दोस्तों, सोडियम बाई कार्बोनेट। अब देखिए इन दोनों में अगर आपको कन्फ्यूजन पैदा नहीं करना है तो आप एक चीज़ को बिल्कुल ध्यान से रखिएगा कि इसमें क्या आ रहा है, खाने का सोडा। अब देखिए दोस्तों खाना कौन बनाता है, ज़्यादातर आपने शहरों में देखा होगा, शहरों में क्या होता है, खाना बनाने के लिए बाई आती है, ठीक है। शहरों में खाना बनाने के लिए बाई आती है। तो यहाँ से आप बिल्कुल इसको याद रख सकते हैं कि धावन सोडा
सोडियम कार्बोनेट होता है और खाने का सोडा क्या होता है दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, खाने के सोडा में क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। बाई मतलब यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा हमारा H, इन दोनों के बीच में क्या जुड़ जाएगा दोस्तों, H, मतलब ये NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट को ही हम खाने का सोडा बोलते हैं। अब देखिए उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, NaCl, जिसको बोला जाता है दोस्तों सोडियम क्लोराइड, जो हमारा साधारण नमक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर ए। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, शुष्क बर्फ क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस हाइड्रोजन, ठोस नाइट्रोजन और इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन भी आपको कई बार देखने को मिलेंगे, ये क्वेश्चन भी आपका सी-टेट में कई बार देखने को मिला है और CGTET 2022 में भी ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, शुष्क बर्फ क्या होता है, तो शुष्क बर्फ होता है हमारा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसी को शुष्क बर्फ कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये रहे हमारे आज का टॉप 10 साइंस का क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आपके आसपास में कोई भी शिक्षक भर्ती या फिर कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उन तक हमारा वीडियो जरूर शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।